हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। करने की टोन में कहा, तुमने मुझे तो एक कहावत सुना दी, चलो अब एक कहावत मैं भी तुम्हें सुनाती हूँ। तुमने वह बात नहीं सुनी कि हमेशा आग से खेलने से पहले एक फायर प्रूफ अपने पास रखना चाहिए। सिया आज जो करने जा रही थी उसके लिए उसने रिद्धिमा को इसलिए चुना था क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि आज की रात का क्या परिणाम होगा, और सिया इस मामले में अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं लाना चाहती थी। हो सकता है कि सुबह जगने के बाद रेहान इस बात से नफरत करें कि सिया ने उसके साथ साजिश करने की कोशिश की। इसीलिए मामले को थोड़ा सा संभालने के लिए सिया ने अवनी की बजाय रिद्धिमा को चुना था। अगर आज रात जो कुछ भी होता है उसकी वजह से सिया रेहान से और अपने प्यार को खो देती है, तो भी वह इसके लिए किसी भी तरह से अपनी बेस्ट फ्रेंड अवनी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहती थी। इसीलिए बाकी का मामला सिया रिद्धिमा पर छोड़ देना चाहती थी, जिससे कल को रिद्धिमा चाहे तो रेहान को अपना बना भी सकती थी। और सबसे बड़ी बात, सिया जानती थी कि अवनी रेहान को बहुत ज्यादा पसंद करती है। जब से रेहान ने उसकी जान बचाई थी और जब से अवनी के कृष्ण ने उसे धोखा दिया था, तब से दिल ही दिल में अवनी रेहान को पसंद करने लगी थी। हालांकि यह बात अवनी ने कभी भी किसी से नहीं कही थी और ना ही किसी और ने इस बात को। रियल लाइफ की दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी थी कि सिया को अवनी के ना बोलने पर भी बहुत कुछ समझ आ जाता था। सिया की बात सुनकर अवनी ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, अब जब तुमने अपनी लिमिट क्रॉस करके इतना बड़ा कदम उठाने की ठान ही ली है, तो तुम्हें फ्यूचर में जाकर मेरे लिए भी कुछ ऑप्शंस खुले छोड़ने होंगे। अगर आज रात का मामला सेटल हो जाता है तो फिर तुम मुझे वह करने दोगी जो मैं करना चाहती हूँ। अवनी ने अभी अभी जो बात कही थी उसका साफ साफ मतलब सिया को समझ आ गया था। सिया समझ गई थी कि अवनी उसके दोस्ती के साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड भी शेयर करना चाहती थी। अवनी की बात सुनकर सिया ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और अपनी गर्दन हमें हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। अगर रेहान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। मैं रेहान के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती हूं। सिया की बात सुनकर अवनी ने बहुत ही इमोशनल होते हुए कहा, तुम सच में एक बहुत ही महान लवा हो। एक तरफ इन लोगों की बातें चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सिया से बात करने के बाद रिद्धिमा को काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। रिद्धिमा का दिल पूरी तरह से घबरा रहा था। इतनी घबराहट होने के बाद भी रिद्धिमा ने अपने चेहरे पर एक्साइटमेंट दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रेहान के पास पहुंचकर रिद्धिमा ने देखा कि वहां एक टेबल पर शराब रखी हुई थी। इस शराब को देखकर रिद्धिमा ने दूर से ही सिया से आंखों ही आंखों में सवाल किया। रिद्धिमा का सवाल पहचानकर सिया ने उसे हंसकर उस शराब को पीने के लिए कहा। सिया का इशारा मिलते ही रिद्धिमा ने शराब को एक गिलास में डाला और पीने की तैयारी करने लगी। इन सब में जो बात रिद्धिमा को नहीं पता थी वो यह थी कि यह शराब थोड़ी स्पेशल थी और इसमें कुछ मिलाया हुआ था। सिया के कहने पर रिद्धिमा ने उस शराब की बोतल में से अपने गिलास में शराब डाल ली और पीने की तैयारी करने लगी। हालांकि रिद्धिमा को नहीं पता था कि सिया ने शराब में कुछ मिला दिया है, और तो और सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि रेहान के कमरे में जो पानी का जग रखा हुआ था उसमें भी अवनी ने कुछ मिला दिया था। सिया हर तरह से यह कंफर्म कर लेना चाहती थी कि रेहान किसी भी तरह से इतनी वाइन ले कि खुद पर कंट्रोल ना कर पाए और कोई गलती कर दे। वहीं दूसरी तरफ रेहान के साथ सभी लोग मिलकर बहुत मस्ती कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन लोगों के लिए कोई भी रूल्स नहीं बनाए गए थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन सा सेलिब्रिटी किस लेवल का है। वहां हर कोई रेहान के साथ खड़े होकर शराब पी सकता था और उससे बातें कर सकता था। इस वजह से ज्यादातर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। रेहान नहीं चाहता था कि आज किसी का भी मूड किसी भी वजह से खराब हो, इसीलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके साथ बराबर में खड़े होकर पीने वाला इंसान उसकी कंपनी का सीनियर एम्प्लॉय है या फिर कोई ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। अगर कोई भी रेहान के पास आकर उसकी तारीफ में कुछ कहना चाह रहा था तो भी रेहान ने उनमें से किसी को नहीं रोका। रेहान तब तक पी रहा था जब तक उसका वाइन का गिलास खत्म नहीं हो रहा था। रेहान ने आज इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उसे अब नशा चढ़ना शुरू हो गया था। खुद को थोड़ा सा अनकंट्रोल देखकर रेहान अब पास में रखी हुई चेयर पर बैठ जाना चाहता था और बाकी सब लोगों को एंजॉय करते हुए देखना चाहता था। आज इतने सारे लोगों को अपनी खुशी में शामिल होता हुआ देखकर रेहान को दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपना परिवार उसे मिल गया हो। जब से स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी बनी थी तब से शायद बहुत कम ऐसा हुआ होगा जब इन सब लोगों ने एक साथ बैठकर एंजॉय किया हो।
वैसे तो रेहान को हमेशा चुप रहना और भीड़ भाड़ से दूर रहना ही पसंद था, इसीलिए वह कभी भी किसी भी पार्टी में नहीं जाता था। अगर उसकी अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज पार्टी करते थे तो भी रेहान उनका साथ नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि रेहान में कोई घमंड था या फिर वह किसी को छोटा समझता था। रेहान को शांत रहना ज्यादा पसंद था, इसीलिए वह बस उन सब लोगों को खुश रखने में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता था। अब धीरे धीरे रेहान को ऐसा लग रहा था कि वह और ज्यादा यहां नहीं रह सकता है और अब उस अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। तभी धिमा रेहान के पास आए और उसे वाइन का एक गिलास मुस्कुराते हुए पकड़कर बोली, रेहान, हमने आज एक भी ड्रिंक साथ में नहीं पी है। तुम बिना मेरे साथ पिए यहां से कैसे जा सकते हो? मैगी, जो रेहान के बगल में ही खड़ी थी और रेहान को सहारा दे रही थी, उसने रिद्धिमा की बात सुनकर अपनी गहरी आंखों से रिद्धिमा को देखना शुरू कर दिया। जितना ज्यादा वह रिद्धिमा को देख रही थी, उतना ज्यादा उसे थोड़ा सा अनसिक्योर फील हो रहा था। मैगी को कुछ देर पहले से ही ऐसा लगना शुरू हो गया था कि जरूर रिद्धिमा के साथ आज कुछ तो अजीब है, पर मैगी को रिद्धिमा में कोई भी गलत इंटेंशन नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने रिद्धिमा को टोस्ट करने से मना नहीं किया। रेहान अभी तक काफी नशे में था और नशे की वजह से उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसीलिए उसकी गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई थी। रिद्धिमा की बात सुनकर रेहान ने अपनी आंखों की पलकों को ऊपर करते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, ओ रिद्धिमा, तुम हो। तुम पहले क्या कर रही थी जब सब लोग मेरे साथ ड्रिंक करने आए थे? तब पता नहीं तुम कहां चली गई थी। और अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूं क्योंकि मैं और ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता हूं। तुम जानबूझकर इस वक्त यहां आए हो ना? रेहान की बात सुनकर रिद्धिमा एकदम से घबरा गई। उसे लगा कि जरूर रेहान उसके प्लान के बारे में जान गया है, पर फिर भी रिद्धिमा ऐसे दिखाने की कोशिश करने लगी जैसे वह सब कुछ नॉर्मली कर रही है। उसने खुद को शांत किया और कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आने, मैं बस कोई और काम करने में बिजी थी। वैसे मेरा अभी आना भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। एनीवे, तुम आज सबके साथ ड्रिंक कर रहे हो, इसीलिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। रिद्धिमा आज बाकी लड़कियों की तरह स्टाइल और एक्टिंग करते हुए यह सब कह रही थी जो उसने आज से पहले कभी भी नहीं किया था। उसकी यह हरकत वाकई काफी अजीब लग रही थी, पर रिद्धिमा को अपनी बात मनवाने ही थी, इसीलिए उसने रेहान को जाने नहीं दिया और वहीं अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बैठा दिया। रेहान ने आज सच में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, पर अभी भी उसका दिमाग थोड़ा बहुत काम कर रहा था। रिद्धिमा उसकी बचपन की दोस्त थी, इसलिए रेहान चाहते हुए भी उसे मना नहीं कर पाया। रेहान ने सबके साथ ड्रिंक की थी, इसलिए अब स्पेशली रिद्धिमा को मना करना थोड़ा सा अजीब लग रहा था। एक तो रिद्धिमा उसकी दोस्त थी और दूसरा अब उसकी कंपनी में एक आर्टिस्ट भी थी। अगर रेहान उसकी कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज के सामने रिद्धिमा को मना करता है तो हो सकता है कि इसे रिद्धिमा की इमेज और उसकी ईगो को बुरा लग जाए और आगे चलकर कंपनी में रिद्धिमा को सबके सामने शर्मिंदा भी होना पड़े। यही सारी बातें सोचकर रेहान ने रिद्धिमा के हाथ से गिलास ले लिया और सोचने लगा कि इतना पिया है तो एक गिलास और सही। रिद्धिमा ने जब देखा कि रेहान उसके हाथ से गिलास ले रहा है तो उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ झलक लगी। कुछ ही पल पहले तक रिद्धिमा घबराहट की वजह से अपने इंटेंशन सबके सामने लाने वाली थी। यहां तक कि मैगी की तेज आंखों ने ऑलमोस्ट रिद्धिमा की घबराहट को पहचान भी लिया था। इस वजह से रिद्धिमा को बहुत घबराहट होने लगी। रिद्धिमा अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ गलत करने जा रही थी, इस वजह से भी उसके पैर कांपने लगे थे और रिद्धिमा बस घबराकर जमीन पर गिरने ही वाली थी। वह तो रिद्धिमा की अच्छी किस्मत थी कि मैगी ने उसे रोका नहीं और वह बस रेहान को वाइन का गिलास पकड़े हुए देखती रही। रेहान ने एक ही घूंट में सारी वाइन का गिलास पी लिया और फिर अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, यह वाइन का टेस्ट इतना बेकार क्यों है? इतना कहकर रेहान ने अपने लड़खड़ाते हुए कदम आगे की तरफ बढ़ाए और अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया। रेहान को जमीन पर गिरता हुआ देखकर सब लोग एकदम से हैरान रह गए। एक बार तो सबने नर्वस होकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, बॉस संभालिए। हालांकि अगले ही पल सब लोग रेहान को सपोर्ट करने के लिए आगे आ गए। रेहान का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक नहीं हुआ था। उसे अभी भी कुछ चीजें समझ आ रही थी, हालांकि उसकी बॉडी पर से उसका कंट्रोल पूरी तरह से जा चुका था। रेहान ने बहुत ही मुश्किल से अपना हाथ उठाते हुए कहा, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूं, आप लोग एंजॉय कीजिए। रेहान को इस हालत में देखकर जुनैद ने रेहान से कहा, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? मैगी, तुम तुरंत अपने बॉस को उनके कमरे में लेकर जाओ।
आज जुनैद ने पार्टी में बिल्कुल भी शराब नहीं पी थी, या कहे कि 1_2 गिलास ही शराब पी थी। इस वजह से जुनैद अपने पूरे होशो आवाज में था। मैगी ने तुरंत अपना सिरहा में हिलाया और रेहान को सपोर्ट करके वहां से ले जाने लगी। तभी रिद्धिमा ने मैगी को वहीं रोक लिया और कहा, मैगी, रेहान का ख्याल रखते रखते तुम भी काफी थक गई होगी, और वैसे भी तुम भी इंसान ही हो, तुम्हें भी थोड़ा बहुत आराम करने की जरूरत है। सब लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, तो तुम भी यहाँ पार्टी एंजॉय करो। मैं रेहान को उसके कमरे में ले जाऊंगी। और इतना कहकर रिद्धिमा ने रेहान को अपनी ओर खींच लिया। मैगी ने बस रेहान के हाथ की बाजू पकड़ी हुई थी, इसीलिए रिद्धिमा ने जब रेहान को अपनी तरफ खींचा तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और आसानी से रेहान उसकी तरफ चला गया। मैगी ने जब रिद्धिमा का एकदम बदला हुआ यह अंदाज देखा तो उसे दिल ही दिल में कुछ गलत होने की फीलिंग आने लगी। हालांकि मैगी को यह नहीं पता था कि रिद्धिमा के दिमाग में क्या चल रहा है, पर फिर भी मैगी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि वह अपने बॉस को हर मुसीबत से दूर रखें। इसीलिए मैगी ने तुरंत रिद्धिमा से कहा, नहीं, मैं बॉस की पर्सनल बॉडीगार्ड हूं और मेरा काम है कि मैं उन्हें हर जगह फॉलो करूं। इतना कहकर मैगी ने रिद्धिमा की बात नहीं सुनी और रेहान को फॉलो करने लगी। तभी रेहान ने नशे में बड़बड़ा हुए कहा, मैगी, यहां पर इतनी गर्मी क्यों है? जल्दी से मुझे मेरे कमरे में लेकर चलो, मुझे तुरंत एयर कंडीशनर चाहिए। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। उसने ज्यादा अल्कोहल पी थी इसीलिए, या फिर किसी और कारण से अभी कुछ देर पहले तक रेहान एकदम ठीक था और अब अचानक से उसकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो रही थी और इतनी गर्मी रेहान से सहन नहीं हो रही थी। इस वक्त रेहान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का सारा खून खोल रहा हो। रेहान की बात सुनकर रिद्धिमा ने आगे बढ़कर जवाब देते हुए कहा, हाँ रेहान, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर चलती हूं। रिद्धिमा की बात सुनकर मैगी एकदम से हैरान रह गई। उसे मन में लग रहा था कि जरूर रिद्धिमा कुछ तो प्लानिंग कर रही है। खैर, जब तक रिद्धिमा रेहान का साथ दे रही थी और उसे सपोर्ट कर रही थी, तब तक मैगी को कोई दी नहीं थी। इसीलिए मैगी ने अपना सारा शक एक तरफ रख दिया और रिद्धिमा को रेहान के साथ कमरे में जाने देने लगी। हालांकि मैगी खुद भी साथ साथ उनके पीछे ही जा रही थी कि तभी सिया ने मैगी को रोक लिया। सिया ने मैगी से कहा, मैगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिया की बात सुनकर मैगी ने अपने उसी पुराने एटीट्यूड में कहा, आपको जो भी बात करनी है हम बाद में कर लेंगे, पहले मैं बॉस को ठीक से उनके कमरे तक पहुंचा कर आती हूं। मैगी और सिया व्यस्त सेट है। दोनों ही रेहान के काफी क्लोज थी और कहीं ना कहीं एक वक्त पर रेहान कुछ टाइम के लिए ही सही, पर सिया से इससे दिल लगा बैठा था। हालांकि सिया को अभी भी ऐसा लगता था कि रेहान बस उसका ही है। सिया और मैगी कभी भी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करती थी। इसीलिए जब आज अचानक से सिया ने मैगी को पीछे से रोका तो मैगी को थोड़ा सा अजीब लगा। सिया ने एक बार फिर से मैगी से कहा, मुझे तुमसे जो बात करनी है वह बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं अभी तुमसे बात करना चाहती हूं। इसीलिए रेहान को रिद्धिमा के साथ जाने दो और तुम यहीं रुको। सिया की बात सुनकर मैगी ने तुरंत मना करते हुए थोड़ी कड़क आवाज में कहा, नहीं। पर राधिका ने जब देखा कि यह दोनों अब बस लड़ने ही वाली है तो राधिका ने बीच में बोलते हुए कहा, इट्स फाइन, आप दो जाकर बात कर लो। मैगी, अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो मैं रिद्धिमा के साथ चली जाती हूं, रेहान का ख्याल रखने के लिए। राधिका इस पूरी कंपनी में एक ऐसी एम्प्लॉय थी जिसे सब पसंद करते थे। राधिका सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि बहुत सेंसिबल और समझदार भी थी, और जब से राधिका सेलिब्रिटी बनी थी तब से उसका एटीट्यूड बिल्कुल नहीं बदला था। वह पहले की तरह ही सबसे नॉर्मल तरीके से ही बात करती थी। इसीलिए कंपनी में सब राधिका को सम्मान की नजर से देखते थे और उसे पसंद भी करते थे। इसीलिए राधिका ने जब देखा कि सिया और मैगी दोनों आमने सामने हो गई है तो उसने इन दोनों में शांति बनाए रखने की कोशिश की। राधिका नहीं चाहती थी कि पूरी कंपनी के सामने सिया और मैगी के बीच में किसी भी तरह का टकराव हो और बाद में लोग इनके बारे में गलत बातें करें। कंपनी में पहले ही सारी लड़कियां अपने सिंगल बॉस रेहान को अपने सपनों का ड्रीम बॉय समझती थी और हर वक्त रेहान को इंप्रेस करने में लगी रहती थी। हालांकि उनमें से कोई भी रेहान को इंप्रेस कर पाती उससे पहले ही रेहान और सिया के रिश्ते के बारे में खबरें फैल गईं और सब लड़कियों के सपने टूट गए। हालांकि अभी भी लड़कियां कुदरत के इस फैसले से खुश नहीं थी और हर हाल में रेहान को इंप्रेस करने में लगी रहती थी। सिया और मैगी को झगड़ा करते हुए देखकर राधिका उनका बीच बचाव करने लगती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पूरी कंपनी के सामने इन लोगों की इंसल्ट हो और इस वजह से वह लोग आगे जाकर इनके बारे में गलत बातें करें।
शूटिंग के टाइम पर जब एक बार सिया और रिद्धिमा के बीच में मनमुटाव हुआ था, तब सब लोगों ने देखा था कि सिया के रेहान के करीब आने से रिद्धिमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वह हर बार सिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी किसी की मदद करने का कोई शौक नहीं था। हर कोई बस पीछे से गॉसिप कर रहा था। इसीलिए राधिका नहीं चाहती थी कि वह लोग फिर से सिया और मैगी के बारे में इसी तरह की बातें करें। पर बदकिस्मती से राधिका के कदम उठाने के बाद भी चीजें ठीक नहीं हुई और मैगी अपनी जगह से हिली तक नहीं। राधिका के कहने पर भी मैगी ने उसकी बातों पर गौर नहीं किया। को बार बार यही फीलिंग आ रही थी कि जरूर आज रिद्धिमा कोई ही मुसीबत खड़ी करेगी और फिर राधिका का रिश्ता तो वैसे भी सबके साथ अच्छा है। कौन जाने कि एक ही ग्रुप में होने की वजह से राधिका भी रिद्धिमा का साथ दे रही हो। सिया ने जब देखा कि राधिका के बीच बचाव करने के बाद भी मैगी अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है, तो सिया खुद चलकर मैगी के पास आए और उसके कानों में कुछ बड़बड़ा लगी। आसपास खड़े लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि सिया ने मैगी के कानों में क्या कहा है। हालांकि सिया की बात सुनने के बाद मैगी की आंखें हैरान से एकदम फैल गईं और उसने विश्वास न करते हुए कहा, रियली? इसका मतलब? तुम मैगी को बोलता हुआ देखकर सिया ने उसे हाथ दिखाकर चुप कर दिया और अपनी गर्दन हां में हिलाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? मेरे साथ चलो, मैं वहां जाकर ही तुम्हें डिटेल में सारी बात बता पाऊंगी। इस बार मैगी ने बिना कोई ना नुक्कर किए तुरंत सिया की बात मान ली और सहमत होते हुए कहा, ठीक है। इन दोनों को आपस में बात करते हुए देखकर फाइनली राधिका ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं रिद्धिमा के साथ जाकर बॉस को उनके कमरे में छोड़ देती हूं। सिया ने मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचा, यह पागल लड़की अभी भी समझ नहीं पा रही है कि इसे अंधेरे में रखा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ राधिका, जिसने दिल से सिया और मैगी की मदद करनी चाहिए थी, उसे भी इस वक्त इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी राधिका ने रिद्धिमा से कहा, चलो चलते हैं। रिद्धिमा, तुम किस सोच में गुम हो? रिद्धिमा ने जब देखा कि राधिका ने रेहान का दूसरा हाथ पकड़ा हुआ है और उसे सहारा दे रही है, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राधिका को क्या जवाब दे। अचानक से राधिका के जाने से रिद्धिमा को अपने लिए थोड़ी सी मुसीबत खड़ी होती नजर आ रही थी। अब तक सब कुछ सिया और रिद्धिमा के प्लान के हिसाब से चल रहा था, पर किसे पता था कि राधिका गलत टाइम पर एंट्री मारकर चीजों को थोड़ा सा मुश्किल कर देगी। इस वक्त बहुत सारे लोग रिद्धिमा को ही देख रहे थे और रिद्धिमा के पास कोई कारण भी नहीं था कि वह राधिका को अपने साथ आने से मना कर सके। रिद्धिमा अपने मन में सोच रही थी कि मैगी को यहां रोकने के चक्कर में उसने पहले ही अपने आप को शक के घेरे में डाल दिया है। अब अगर उसने राधिका को अपने साथ आने से मना किया तो सब लोग समझ जाएंगे कि रिद्धिमा के इंटेंशन सही नहीं है। इस वक्त रिद्धिमा को दिमाग से काम लेना ही सही लग रहा था। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर में कोई भी बहाना बनाकर राधिका को रेहान के कमरे से भेज देगी। वहीं दूसरी तरफ सिया भी मैगी से बात करने के लिए उसे एक शांत और खाली जगह पर ले आए। अभी तक रिद्धिमा और राधिका भी रेहान को लेकर पार्टी से बाहर आ गई थी और उसके घर में उसके कमरे तक पहुंच गई थी। बाकी सभी लोग पार्टी में अभी भी आराम से खा रहे थे, पी रहे थे और मस्ती कर रहे थे। वहीं निशा ने अभी जो कुछ भी हुआ उसे बड़े ध्यान से देखा था और इसीलिए उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इनफैक्ट निशा के दिमाग में तो अजीब अजीब ख्याल आने भी शुरू हो गए थे। भले ही बाकी लोगों ने अभी जो कुछ हुआ उस पर खास ध्यान ना दिया हो, पर निशा की आंखें इन सब बातों से अनजान नहीं रह पाए। उसने धीरे से गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, लड़ने के लिए तुमने क्या बढ़िया जगह ढूंढी है। ईशानी जो कुछ खा रही थी और निशा के बगल में ही खड़ी थी, उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अभी तुमने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। ईशानी को ऐसे खाना खाता हुआ देखकर निशा ने मुस्कुराते हुए ना में अपना सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, तुम अपना खाना खाओ। ईशानी बहुत ही ओपन माइंडेड लड़की थी और हमेशा लड़कों की तरह रहती थी। उसके मन में जो आता था वह तुरंत बोल देती थी और लोगों की ज्यादा परवाह भी नहीं करती थी। इसीलिए अभी अभी वहां जो कुछ भी हुआ था वह ईशानी के समझ में बिल्कुल नहीं आया। उसे यह सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। पर अगर निशा की नजरों से कहा जाए तो एक औरत के बीच की लड़ाई को दूसरी औरत ही समझ सकती है। हालांकि इन सब में एक अपवाद भी थी और वह थी ईशानी, जिसे यह सब बातें बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वहीं दूसरी तरफ जुनैद भी रेहान को लेकर थोड़ा सा परेशान था। इसीलिए उसने निशा से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। अभी अभी क्या हुआ था, क्या रेहान को कुछ हुआ था क्या? जुनैद की बात सुनकर निशा ने हंसते हुए कहा, क्या होगा उनके साथ? वैसे भी अभी जो कुछ हुआ
वह उनका फैमिली मैटर था। तुम चिंता मत करो, निशा ने फैमिली मैटर शब्द पर थोड़ा जोर देते हुए कहा था, जिसे जुनैद भी तुरंत समझ गया था। पर फिलहाल जुनैद व्हील चेयर पर बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने लंबी आह भरते हुए कहा, नशे में भी रेहान की किस्मत। लड़कियों के मामले में काफी ज्यादा अच्छी जुनैद अपनी बात पूरी कर पाता। उससे पहले ही निशा ने मुस्कुराते हुए जुनैद से कहा, क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें इस बात से जलन हो रही है? निशा की बात सुनकर जुनैद के मन में एकदम से ख्याल आया कि जरूर उसने जो बोला है उसकी बात सुनकर निशा उसका मर्ड कर देगी। हालांकि जुनैद को अभी जीना था, इसलिए उसने बात को पलटते हुए कहा, नहीं, मैं क्यों जेलस होने लगा? अपनी इस जिंदगी में मेरा तुमसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा तोहफा है और तुम्हारे साथ रहकर मैं सबसे ज्यादा संतुष्ट हूं और खुश भी। जुनैद की बात सुनकर निशा का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने हंसते हुए कहा, तो तुम यह कहने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा। इतना कहकर अगले ही पल निशा ने ऑरेंज का एक टुकड़ा जुनैद के मुंह में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ राधिका और विदमा रेहान को लेकर उसके कमरे में आ गई थी। अपने कमरे में आते ही रेहान ने फिर से नशे में कहा, यहां बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ और एयर कंडीशनर को और ज्यादा हाई कर दो। पता नहीं अचानक से मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। रेहान की बात सुनकर राधिका थोड़ा कंफ्यूज हो गई और उसने बोला, पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और आसपास काफी ठंड भी है। फिर रेहान, आपको गर्मी क्यों लग रही है? रेहान की हालत देखकर रिदमा समझ गई थी कि वाइन में जो दवाई मिलाई हुई है उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और इसी वजह से रेहान को इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। अपना प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होता हुआ देखकर रिद्धिमा दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और इस वजह से उसका चेहरा भी एक अलग ही तेज और चमक बिखेर रहा था। बस विदिमा को इस बात का ध्यान रखना था कि उसके प्लान के बारे में किसी भी हाल में राधिका को पता ना चल जाए और कम से कम अभी तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं। यही सोचकर रेहान के सवाल पर रिद्धिमा ने हंसते हुए कहा, रेहान, तुम्हें गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा वाइन पी हुई है। राधिका, तुम वापस चली जाओ, मैं यहीं रुककर रेहान का ध्यान रख लूंगी। अपनी बात कहकर तुरंत ही रिद्धिमा राधिका को कमरे से बाहर भेज देना चाहती थी ताकि राधिका को कुछ भी सोचने का टाइम ही ना मिले और रिद्धिमा अपने प्लान पर काम कर सके। हालांकि रिद्धिमा की बात सुनकर राधिका ने तुरंत मना करते हुए कहा, रहने दो, तुम खुद को तो संभाल नहीं पाती हो। रेहान सर को कैसे संभागी? अगर रेहान सर का ख्याल रखने की बात नहीं भी की जाए तो भी मैं यहां से नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे स्पाई ख्याल रखना है। राधिका की बात सुनकर विदिमा का बर्ताव एकदम से बदल गया और उसने अपने आप को शांत करते हुए थोड़ा प्यार से राधिका से कहा, क्या यार राधिका, तुम तो मुझे बिल्कुल किसी काम की नहीं समझती हो और वैसे भी मुझे क्या हुआ है जो मुझे अपना ख्याल रखने की जरूरत होगी और तुम्हें भी मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। रिद्धिमा की बात सुनकर राधिका ने अपनी आंखों को घुमाते हुए कहा, क्या तुम्हारे दिमाग में इस वक्त कोई आइडिया नहीं चल रहा है? सच बोलना, क्या यह मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है? जैसे ही रिद्धिमा ने राधिका की यह बात सुनी उसके दिल में घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राधिका यहां से नहीं जाएगी तो वह आपस जब अपने प्लान को अंजाम कैसे देगी। इस वक्त रिद्धिमा इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि उसने मन ही मन में भन से प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी कि कोई भी बहाना उसे मिल जाए और वह राधिका को यहां से भेज दे। तभी राधिका ने कुछ सोचते हुए रिद्धिमा से कहा, ठीक है, अब इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं, मैं जाकर बॉस के लिए थोड़ा पानी लेकर आती हूं। बॉस के होंठ को देखकर साफ लग रहा है कि वाइन की वजह से उनके होंठ बहुत ज्यादा सूख गए हैं। इतना कहकर राधिका गिलास ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगी। हालांकि रिद्धिमा अपने दिल में बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, पर फिर भी इस वक्त उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। रिद्धिमा रात को यहां से भेजना तो चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बहाना बनाए। और वैसे भी राधिका तो इस वक्त बिल्कुल इन सारे प्लान से अनजान थी और बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रही थी। इतना सोचने की वजह से रिद्धिमा के मन में एकदम से कई तरह के ख्याल आने शुरू हो गए और उसकी घबराहट भी बढ़नी शुरू हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि खुद को रिलैक्स करने के लिए उसे भी थोड़ा सा पानी पीने की जरूरत है। इसीलिए रिद्धिमा ने थोड़ी तेज आवाज में राधिका से कहा, प्लीज एक गिलास पानी मुझे भी दे दो। रिद्धिमा की बात सुनकर राधिका ने हेल्पलेस होते हुए कहा, ठीक है, लाती हूं। असल में रिद्धिमा को रेहान के घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वह यहाँ की चीजों से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं थी। उसने काफी देर तक रेहान के कमरे की अलमारी में कप ढूंढने की कोशिश की थी,
अभी तक ना तो राधिका ने और ना ही रिद्मा ने यह उम्मीद की थी कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सिया पहले ही पानी में ड्रग्स मिला देगी। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने वैसे तो हर वक्त रेहान के मैनर को फुल सिक्योर थी, पर फिर भी ऐसा कहा जा सकता था कि वह थोड़ी सी ट्रेडिशनल थी। उसका दिल वाकई बहुत साफ था और वह हमेशा बाकी वेस्टर्न लड़कियों से काफी सिंपल रहती थी। इसीलिए कहा जा सकता था कि आज तक वह कभी भी किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं आई थी। जैसे ही उसने अभी अभी सिया की कही हुई बात सुनी कि वह पानी ज्यादा पीने से उसमें मिला ड्रग्स बॉडी पर बहुत ही ज्यादा असर कर सकता है, तो अवनी अपने मन में ही उस वक्त की कल्पना करने लगी जब ऐसा होगा और उस वक्त सिया रेहान को उस हालत में देखेगी। तो यह सोचकर भी अवनी का चेहरा लाल हो गया था। यही सब सोचकर एकदम से अवनी ने सिया से कहा, यह सब कुछ बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, मैं अब और ज्यादा तुम्हारा साथ नहीं दे सकती हूं। सिया चलो यहां से। इतना कहकर अवनी वहां से भागते हुए चली गई। वैसे तो अवनी सिया का हर मामले में साथ देती थी, पर वक्त अवनी को लग रहा था कि यह सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए कुछ भी गलत होने के डर से अवनी दिल ही दिल में बहुत घबरा रही थी। अवनी ने अपने मन में सोचा कि वह पहले ही कहीं जाकर छुप जाए ताकि कल जब रेहान जागे और गुस्से में हो तो वह अपना सारा गुस्सा मुझ पर ही ना निकाल दे। यह सोचकर कि मैंने उसका इन सब में साथ दिया है, अवनी अपने मन में सोचने लगी कि अगर सच में रेहान को कल सुबह बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो वह उसके हाथ पैर ही तोड़ देगा और उसके बाद अवनी जिंदगी में कभी खड़े होने लायक भी नहीं रहेगी। फिलहाल अवनी को बस अपनी चिंता हो रही थी, क्योंकि सिया तो वैसे भी सब कुछ संभाल लेगी। आफ्टर ऑल सिया मुझे सिया रेहान की लव थी और रेहान सिया को कुछ नहीं करेगा। हालांकि सिया को भी इस वक्त चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी इस हरकत की वजह से रेहान उससे अपना रिश्ता ना तोड़ दे। इस वक्त अवनी अपने मन में कैलकुलेशन कर रही थी कि अगर रेहान ने किसी को भी सजा दी तो सबसे पहला नाम उसी का होगा और सबसे ज्यादा टफ पनिशमेंट भी उसे ही मिलेगी। इसलिए बेहतर होगा कि वह कहीं जाकर छुप जाए जब तक रेहान का गुस्सा शांत ना हो जाए। इसीलिए अवनी ने सिया को बाय भी नहीं कहा और वो आइलैंड छोड़कर भी चली गई और वहां से रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर बने कैंप में जाकर छुप गई जो उन लोगों की शूटिंग के लिए बनाया गया था। अपने कैंप में पहुंचकर अवनी ने खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से ढक लिया और बच्चों की तरह छुप गई और इस वक्त वह भगवान से दुआ भी कर रही थी कि भगवान उसका साथ दे और उसे बचा ले और कल सुबह होने पर रेहान अपने साथ हुए इस धोखे के लिए उसे जिम्मेदार ना ठहराए। वहीं दूसरी तरफ हिमालयन पर्सिया बैकयार्ड में खड़ी थी और वहीं से सेकंड फ्लोर पर बने रेहान के कमरे में जलती हुई हल्की हल्की लाइट को देख रही थी। इस वक्त सिया के दिल में हर तरह की फीलिंग चल रही थी। सिया ने खुद यह सब कुछ प्लान किया और रेहान को जानबूझकर नशे में उस कमरे में भेजा। यहां तक कि यह सब कुछ उसने सिर्फ अपने मन की तसल्ली करने के लिए किया था। इस वजह से उसने रेहान के साथ जो भी किया वह सोचकर उसे काफी बुरा लग रहा था। सिया वही खड़ी खड़ी अवनी की कही हुई बातों को सोच रही थी। उसे अब लग रहा था कि शायद अवनी ने जो कुछ भी कहा वह सब सही था। उसने शायद खुद ही अपने घर में लोमड़ को इनविटेशन दे दिया था। वही दूसरी तरफ जैसे ही रेहान ने पानी पिया तो उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और उसका पूरा शरीर बहुत ज्यादा गर्म पड़ गया। रेहान जो भले ही फिजिकली अभी थोड़ा सा नशे में था पर दिमाग अभी भी उसका थोड़ा थोड़ा चल रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि आज का दिन कुछ ज्यादा ही अजीब है। एक इंसान चाहे जितनी ज्यादा दारू पी ले पर फिर भी उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता है और ना ही वह कभी भी इस तरह की सिचुएशन में पहुंचता है कि उसका शरीर इस तरह से आग उगलने लगे। रेहान ने अपने मन में सोचा, आखिर यह सब हो क्या रहा है? कहीं अपने होटल से जो शराब लेकर आया था वह खराब तो नहीं थी, पर साथ ही साथ रेहान को यह भी लग रहा था कि अमन कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा, भले ही वह कितना भी ज्यादा मजा किया हो या फिर उटपटांग हरकतें करता हो। रेहान के शरीर में गर्मी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी ही जलने लगेगा और आग की चिंगारियां बाहर तक उसे घेर लेंगी। रेहान से अब और ज्यादा यह गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रेहान धीरे धीरे बिल्कुल कमजोर पड़ता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पैर काम करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। हालांकि इस वक्त रेहान को यह नहीं पता था कि सिर्फ उसे ही इस तरह की फीलिंग नहीं आ रही है, बल्कि उसके अलावा और भी लोग हैं जो इस वक्त यही सब महसूस कर रहे हैं। विदिमा और राधिका जो इस वक्त कमरे में थी, उन्हें भी अब धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि पानी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही उन्होंने पानी पिया उनके शरीर में भी एकदम से गर्मी बढ़ गई। वैसे तो सबका शरीर अलग होता है और उसकी कैपेसिटी भी अलग होती है।
सबका दवा लेने का तरीका और उसे डाइजेस्ट करने का तरीका भी अलग होता है। इन तीनों में राधिका सबसे पहली थी, जिसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत है। हालांकि फिर भी उसने थोड़ा सा ही पानी पिया था, जिसकी वजह से उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ था। तभी राधिका ने अपने सिर को पकड़ते हुए रिद्धिमा से कहा, रिद्धिमा, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि सच में यहां बहुत ज्यादा गर्मी है? इतना कहकर राधिका ने अपने माथे से पसीना पोंछना चाहा, पर इतनी गर्मी लगने के बाद भी उसके माथे पर कोई पसीना नहीं आया हुआ था। इसका कारण यह था कि पसीना बाहर से नहीं आ रहा था और ना ही एनवायरनमेंट में गर्मी थी, बल्कि यह सारी गर्मी उन लोगों की बॉडी में उस मेडिसिन की वजह से थी। इसीलिए उन लोगों को थोड़ा सा भी पसीना नहीं आया था। तभी राधिका का सवाल सुनकर रिद्धिमा ने थोड़ा सोचते हुए उससे कहा, क्या सच में? वैसे जब से तुमने मुझसे यह सवाल किया है तब से मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और इतना कहकर रिद्धिमा अपने हाथों से ही खुद को हवा लगाने लगी। तभी राधिका ने थोड़ा शक करते हुए कहा, यह हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस समय रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है? इतना कहकर राधिका एयर कंडीशनर की स्क्रीन पर शो हो रहे रूम टेम्परेचर को देखने लगी, पर स्क्रीन पर रूम टेम्परेचर काफी नॉर्मल दिख रहा था। यह देखकर राधिका ने फिर से कहा, यह सब कुछ बहुत अजीब है। एयर कंडीशनर में तो सब कुछ नॉर्मल ही है। ऐसा करो, तुम खिड़की खोल दो, खिड़की खोलने से अच्छी हवा आएगी। राधिका की बात सुनकर रिद्धिमा का दिल एक बार के लिए तेजी से धड़कने लगा। उसे अपने दिल ही दिल में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गलत होने जा रहा है, और इन सब में वह खुद और राधिका दोनों फंसते जा रहे हैं। कुछ सोचकर रिद्धिमा ने खुद से ही बड़बड़ा हुए कहा, सिया ने बताया था कि उसने मेडिसिन सिर्फ वाइन में मिला लाई है, और मुझे वाइन पिए हुए काफी टाइम हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जब कुछ देर पहले रिद्धिमा रेहान के लिए टोस्ट कर रही थी, तो उस वक्त उसने अपने लिए अलग वाइन का गिलास लिया था और रेहान को अलग वाइन दी थी। इसीलिए उसे लग रहा था कि ड्रग्स का असर सिर्फ रेहान पर होगा, उस पर आस नहीं। रिद्धिमा को इस तरह बड़बड़ा हुए राधिका ने देख लिया था और उसने थोड़ा शक करते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? अभी अभी किस वाइन की बात कर रही हो तुम? राधिका का सवाल सुनकर रिद्धिमा एकदम शॉक हो गई। उसने ऑलमोस्ट अपनी बात थोड़ी जोर से बोल दी थी। राधिका को खुद पर शक करता हुआ देखकर रिद्धिमा ने जल्दी से बात को पलटते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि हम दोनों ने शायद बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, और शायद अल्कोहल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए हम लोगों को इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। राधिका को रिद्धिमा की बात सही लगी, इसलिए उसने हामी भरते हुए कहा, अच्छा तो तुम ये कह रही थी? तुम्हारी बात में सेंस है। और इतना कहते कि अगले ही पल राधिका की आंखों में धुंधलापन आना शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा की आंखों में भी उसी वक्त एकदम से धुंधलापन आ गया। इन लोगों का दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद करने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें चक्कर आ रहे हो। अचानक से रेहान का लग्जरियस रूम, जो बहुत आलीशान तरीके से डेकोरेट किया हुआ था, एकदम से किसी शांत तूफान की तरह लगने लगा। चारों तरफ की तेज हवाएं पूरे कमरे में एक अलग ही आवाज कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज ना होकर कोई रिदम हो जो जानबूझकर बजाई जा रही हो। लगभग आधी रात तक तेज बारिश होती रही और ठंडी हवाएं चलती रहीं। इस तेज तूफान के बीच कमरे में क्या हो रहा था किसी को कोई अंदाजा नहीं था। अगले दिन लगभग दोपहर का टाइम हो चुका था और सूरज की हल्की हल्की रोशनी पर्दों के बीच से होकर रेहान के चेहरे पर गिरने लगी। तब जाकर रेहान की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और रेहान अपनी गहरी नींद में से जगने लगा। रेहान जब धीरे धीरे आंख खोल रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात वह ठीक से सो ही ना पाया हो, और अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी पीठ बहुत तेज दर्द कर रही हो। यह दर्द बिल्कुल वैसा ही था जैसे रेहान ने एक पूरा दिन लगातार जिम में बिताया हो। इस तरह का दर्द महसूस करके रेहान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे अपने मन में लगा कि शायद यह सब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस बेड पर वह सोया हुआ था वह कंफर्टेबल नहीं था, और इसलिए उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि उसे इस बेड को बदल देना चाहिए। यह सब सोचकर रेहान बस अपने बेड से खड़े ही होने वाला था कि तभी उसे अपने आसपास का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। उसने जो ब्लैंकेट उड़ा हुआ था वह पूरे बेड पर फैला हुआ था। इतना बड़ा ब्लैंकेट पूरे बेड पर फैला हुआ देखकर रेहान ने जल्दी से उसे उठाया, पर तभी ब्लैंकेट के अंदर की सिचुएशन देखकर वो एकदम से दंग रह गया। रेहान का दिमाग लगभग काम करना बंद कर चुका था। रेहान ने बहुत ही धीरे से लड़खड़ा हुई जुबान से कहा, कल रात को क्या हुआ था और यह दोनों लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, और इन दोनों ने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे हैं? रेहान के दिमाग में एक के बाद एक लगातार सवाल आए ही जा रहे थे, पर उसके पास इनमें से
किसी का भी जवाब नहीं था। रेहान बहुत देर तक अपने दिमाग पर जोर देता रहा, पर उसे कल रात की एक भी बात याद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ कैसे हो सकता था। रेहान ने जब ब्लैंकेट हटाकर देखा तो वहां दो लोगों को देखकर एकदम हैरान रह गया। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है और कल रात को हुआ क्या था। रेहान ने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, पर उसे कुछ याद ही नहीं आया। रेहान को थोड़ा बहुत बस इतना याद था कि रिद्धिमा और राधिका उसे कमरे में छोड़ने के लिए वापस आई थी। रेहान ने हैरान होते हुए खुद से बात करते हुए कहा, मैंने दारू पी थी। इसका यह मतलब नहीं था कि मैं किसी के साथ भी रात बिताना शुरू कर दूं। मैंने पहले भी बहुत बार हद से ज्यादा ड्रिंक की है, पर मैंने कभी भी मैगी या कियारा के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि सिया के साथ जो हुआ था वो एक्सीडेंटल था जिसे मैं नहीं बदल सकता था। कहीं मैं बदल तो नहीं गया हूं क्या? अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। रेहान को इस वक्त कुछ ही समझ नहीं आ रहा था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि कल रात को आखिर उसके इस कमरे में हुआ क्या था, या फिर शायद यह कहना गलत होगा कि उसे नहीं पता कि यहां क्या हुआ था, क्योंकि इस वक्त कमरे की जो हालत थी उससे कोई भी इंसान अंदाजा लगा सकता था कि कमरे में कल रात क्या हुआ था। इस वक्त जो कमरे की हालत थी उसे देखकर रेहान को राहत हो रही थी। उसने कल रात को बहुत ज्यादा पी ली थी और इस वजह से उसे सिर्फ इतना ही याद था कि जब वदमा और राधिका उसके कमरे में उसे छोड़ने आई थी, उस वक्त उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए उसने उन लोगों को उसे पानी देने के लिए कहा था। उस वक्त पानी पीने के बाद से उसे पता नहीं कुछ भी क्यों याद नहीं आ रहा था। अब जगने के बाद इस तरह की सिचुएशन देखकर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हालांकि रेहान ने किसी भी दूसरी लड़की को पसंद करने की बात पर कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, पर उसे यह बात जाननी थी कि कल रात जो कुछ भी हुआ वह इन दोनों की मर्जी से हुआ था, या उनकी मर्जी के खिलाफ। रेहान को यह भी याद नहीं था कि कहीं उसने जानबूझकर तो इन दोनों के साथ कुछ गलत नहीं कर दिया था, या फिर इन दोनों ने जानबूझकर रेहान के साथ यह किया था। फिलहाल रेहान को बस इतना समझ आ रहा था कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो, इस सिचुएशन की वजह से इन दोनों तरफ की पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब इस अजीब सी सिचुएशन को वह कैसे हैंडल करें, यह सोच सोचकर ही उसका दिमाग फटे जा रहा था। रेहान जब यह सब कुछ सोच रहा था तभी धीरे धीरे रिद्धिमा और रा भी जगने लगी। इन दोनों ने ही लगभग एक ही टाइम पर अपनी आंखें खोली थी। रिद्धिमा इस वक्त ठीक ही लग रही थी, हालांकि वह थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई दे रही थी कि कल रात को यहां क्या हुआ था। रिद्धिमा पहले से इस प्लान का हिस्सा थी, इसीलिए उसे पता था कि अगले दिन सुबह जब वो जगेगी तो यही सब कुछ होने वाला है। इसीलिए वह दिल ही दिल में मेंटली इस बात के लिए पहले से प्रिपेयर थी, और जागकर बैठने के बाद भी रिद्धिमा काफी नॉर्मल लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त राधिका काफी अलग बिहेव कर रही थी। राधिका ने जब देखा कि उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं हैं और वह इस वक्त रेहान और रिद्धिमा के बगल में सोई हुई है, तो यह देखकर वह एकदम से हैरान रह गई। तभी उसने अगले ही पल जोर से चीखते हुए पूरे मैनर में आवाज करनी शुरू कर दी। राधिका को इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर रेहान एकदम से डर गया। उसने राधिका को शांत करते हुए कहा, रुक जाओ, प्लीज चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ। रिद्धिमा जो रेहान के बगल में बैठी हुई थी उसने भी राधिका को शांत करते हुए कहा, राधिका प्लीज शांत हो जाओ। इन दोनों की बातें सुनकर राधिका इस वक्त अपने दिल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी। राधिका ने खुद को इस हालत में देखकर एक बार डर कर चिल्ला तो दिया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रेहान को कैसे फेस करेगी। चिल्लाने के बाद राधिका ने तुरंत ब्लैंकेट को खींचकर अपना चेहरा उसमें छुपा लिया। रेहान ने अपने बालों को रब करते हुए बहुत ही कंफ्यूजन और हैरानी से रिद्धिमा से पूछा, रिद्धिमा ये सब हो क्या रहा है? रेहान का सवाल सुनकर रिद्धिमा ने गिल से अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मुझे भी नहीं पता रेहान, मुझे कुछ याद नहीं है कि कल रात को क्या हुआ था। असल में इस वक्त वो झूठ नहीं बोल रही थी। भले ही रिद्धिमा और सिया ने यह सब प्लान किया था, पर कल रात को पानी पीने के बाद रिद्धिमा का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे सच में नहीं पता था। ऐसा कहा जा सकता था कि इन सब में सिर्फ सिया का प्लान वाटरप्रूफ निकला, जिसने रिद्धिमा को अपने अगेंस्ट इस्तेमाल करके छोड़ दिया था अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सिया ने रेहान के खाने पीने और हर चीज में ड्रग्स मिला दिए थे, ताकि कोई भी चीज जब रेहान ले तो ड्रग्स का तुरंत असर उस पर हो जाए। रेहान की बातें सुनकर इस वक्त रिद्धिमा को मन ही मन में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और अपनी की हुई गलती पर पछतावा हो रहा था।
साथ ही साथ वह धीरे धीरे सिया को इन सब के लिए कोश भी रही थी। रिदमा ने अपने मन में सोचा कि सिया ने उसका अच्छा इस्तेमाल किया है और वह बेवकूफ उसकी बातों में आ भी गई और इतना बड़ा कदम भी उठा लिया। हो सकता है कि अभी तक सिया ने उसके बाकी टीममेट्स को भड़काना शुरू कर दिया हो और उसके खिलाफ करना शुरू कर दिया हो। रिद्धिमा की बात सुनकर रेहान को थोड़ा अजीब लगा। उसने रिद्धिमा से कहा, तुम्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कल रात थोड़ी ज्यादा पी ली थी। पर क्या तुमने और राधिका ने भी कल रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी? पता नहीं क्यों, पर रेहान को मन ही मन में यह सारा मामला थोड़ा सा अजीब लग रहा था। रेहान का सवाल सुनकर विद्यमा ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। रेहान प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो। रिद्धिमा ने अपने मन में सोचा कि चाहे वो मर जाएगी पर रेहान को कुछ भी नहीं बताएगी, क्योंकि अगर उसने रेहान को थोड़ा सा भी बताया कि वह इस प्लान में शामिल थी तो हो सकता है कि रेहान अपनी दोस्ती उससे तोड़ दे। रिद्धिमा ने जब रेहान को देखा तो ऐसा लग रहा था कि रेहान जरूर कुछ सोच रहा है और किसी ना किसी पर शक कर रहा है। हालांकि इस वक्त वह रिद्धिमा पर शक नहीं कर रहा था। इसीलिए अच्छा द समरी अच्छा होगा अगर रिद्धिमा अपना मुंह बंद रखे और किसी से कुछ भी ना कहे। रेहान ने कल रात जो कुछ भी किया उसे सोचकर रेहान को शायद थोड़ा सा गिल्टी महसूस हो रहा था। रेहान ने फिर से हैरान होकर अपने सिर को खुजाना शुरू कर दिया और बहुत ही गहराई से चीजों को सोचने लगा। काफी देर तक जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने धीरे से एक गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, आखिर यहां पर हो क्या रहा है? रेहान का सवाल सुनकर भी रिद्धिमा एकदम चुप रही। रिद्धिमा काफी लंबे टाइम से रेहान को पसंद करती थी और वह यह बात रेहान को बताना भी चाहती थी, पर रेहान और उसके स्टेटस में बहुत ज्यादा अंतर था। इसीलिए उसने कभी यह बात रेहान से बोलने की हिम्मत ही नहीं की। इसीलिए कल जब सिया ने उसे एक मौका दिया रेहान के करीब जाने का तो रिद्धिमा से मना नहीं किया गया और वह तुरंत अपने दिल पर हाथ रखकर इस काम को करने के लिए राजी हो गई। रिद्धिमा को भी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद रेहान इस वजह से उसे पसंद कर लेगा या फिर ना चाहते हुए भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। पर किसने सोचा था कि इस बीच इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और ना चाहते हुए भी अनजाने में ही राधिका इस मामले में इवॉल्व हो जाएगी। राधिका के इस सिचुएशन में इवॉल्व होने की वजह से रिद्धिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और क्या नहीं। अगर रिद्धिमा अकेली होती तो शायद वह रेहान को फेस करने से बिल्कुल नहीं डरती, पर इस वक्त राधिका भी उसके साथ थी और इस वजह से यह मामला उनकी सोच से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। राधिका ने जब देखा कि रेहान बहुत हैरान होकर अपने सिर को खुजाए जा रहा है और कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है तो राधिका ने अपना चेहरा ढक लिया और इधर उधर देखने लगी। तभी बहुत हिम्मत करके अचानक से राधिका ने अपने चेहरे से ब्लैंकेट हटाया और बहुत ही धीमी आवाज में रेहान से बोली, बॉस, मेरा मतलब है कि कल रात को हम लोगों के बीच में क्या हुआ था? राधिका भले ही हिम्मत करके बोल रही थी पर उससे दिल ही दिल में बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था। वैसे तो इस वक्त रेहान को गिल्टी होना चाहिए था, पर यह सब लोग जानते थे कि रेहान इस मामले में बिल्कुल इनोसेंट है, क्योंकि उसे तो अभी तक नहीं पता था कि किसी ने उसे जानबूझकर इन सब मामलों में फंसाया था और जिसने भी यह सब किया था वह रेहान का सबसे करीबी इंसान था। हालांकि इस पूरी कंपनी में राधिका सबसे ज्यादा भोली और समझदार लड़की थी। वह शायद हमेशा अपने काम से काम रखती थी, पर आज उसने अनजाने में रेहान की मदद करने के चक्कर में खुद को ही इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया था। राधिका का सवाल सुनकर रेहान ने थोड़ा झल्ला हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या कहूं। इस वक्त राधिका बहुत ज्यादा परेशान थी, पर फिर भी उसने रेहान को थोड़ा दिलासा देते हुए कहा, बॉस, वैसे तो मुझे नहीं पता कि यह सब कुछ कैसे हुआ, पर फिर भी आपको गिल्टी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। राधिका की बात सुनकर रेहान की आंखें एकदम से फैल गईं। उसने हैरान होते हुए कहा, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या मैं तुम लोगों को उस टाइप का आदमी लगता हूं जो खाए पिए और सब कुछ भूल जाए? मैं कैसे इस बारे में बुरा महसूस ना करूं? और इन सब में मेरी गलती कहां थी? मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा। तभी राधिका ने अपनी धीमी आवाज में कहा, पर बॉस, कल रात आपने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी। इतना कहकर राधिका चुप हो गई। राधिका, जो इस वक्त अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर करके अपना सिर नीचे झुकाकर बैठी हुई थी, उसे अपने मन में इतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था जितना उसे लगना चाहिए था। हालांकि वैसे तो राधिका हमेशा से बहुत सिंपल और बाकी फिल्म स्टार से अलग थी, पर फिर भी हर कोई रेहान को पसंद करता था और हो सकता है कि शायद कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने दिल के किसी कोने में राधिका ने भी रेहान को पसंद किया हो।
और फिर पहली बार राधिका के साथ यह सब कुछ हुआ था। पर फिर भी इस सिचुएशन में होने के बाद भी उसे बुरा नहीं लग रहा था। कल रात को बहुत ज्यादा पी लेने की वजह से रेहान के सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। रेहान ने अपने मन में सोचा कि अगर यह सब कुछ उसके साथ किसी नॉर्मल सिचुएशन में हुआ होता तो शायद उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में इन सब बातों को बहुत बड़ा नहीं माना जाता था। हालांकि रेहान को इस बात का बुरा लग रहा था कि कल रात को उसके नए घर की खुशी में रखी गई पार्टी के अंदर उसके लगभग सारे एम्प्लॉय जाए हुए थे और पूरे घर में लोग भरे हुए थे। शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस वक्त सारी फीमेल एक्ट्रेस यही सोच रही थी कि रेहान ने उन्हें पसंद न करके सिया को पसंद किया है, इसीलिए पहले ही सारी लड़कियां सिया से जलती थीं और अब तो इतना आलीशान घर देखने के बाद उन लोगों के मन में सिया के लिए और भी ज्यादा जलन बढ़ गई थी। तभी एक फीमेल एक्ट्रेस ने कहा, छोड़ो ये सारी बातें, अब जो हो गया सो हो गया। हम लोगों को आज यहां आने का इतना बड़ा मौका मिला है, हमें इसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। हम लोगों को आज खुलकर जीना चाहिए और पूरी मस्ती करनी चाहिए। तभी दूसरी फीमेल एक्ट्रेस ने कहा, तुम सही कह रही हो, वैसे भी ये आलीशान घर जिसकी किस्मत में है उससे हम ये छीन तो नहीं सकते, पर कम से कम आज रात हम खुलकर मस्ती तो कर सकते हैं। और फिर बॉस तो हमेशा सब लोगों का कितना ख्याल रखते हैं, हो सकता है कि आगे चलकर हमें भी कुछ अच्छा फ्यूचर मिल जाए। एक दो बार आने पर ही यहाँ कितना मजा आता है ना। का ऐसा अगर हम लोग पूरा साल यहाँ रह पाए तो कितना ज्यादा मजा आएगा। तुम सब लोग यहाँ से जाना नहीं चाहती हो और हमेशा यहीं रुकना चाहती हो। आइए एक बार बॉस को अच्छे से पी लेने दो, उसके बाद तुम्हारे यहाँ हमेशा रहने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ आ जाओ, यहाँ से क्या बकवास कर रही हो, हमारे बॉस ऐसे नहीं हैं, पर कभी ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेंगे। कुछ देर तक ये सारी एक्ट्रेस इसी तरह बातें करती रही और उसके बाद यहां से चली गई। तभी सिया रेहान के पास आए और हमेशा की तरह बहुत ही नॉर्मल होकर उसने रेहान की बाहों को पकड़ लिया और फिर कहा, तुम इतने टाइम तक बाहर क्यों गए हुए थे और मुझे मिलने एक बार भी नहीं आए। रेहान जब लास्ट टाइम यहां से गया था तब वह जुनैद के पापा की बर्थडे पार्टी के लिए औरंगाबाद गया था और वहां पर डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा बन गया। और उसके बाद जुनैद और टीना की जान बचाने में और उनका ख्याल रखने में काफी टाइम बीत गया था। इस पूरे टाइम में रेहान इतना बिजी हो गया था कि उसने किसी पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ सिया हर वक्त इतना बेचैन रहती थी कि वह यहां पर फिल्म पर फोकस भी नहीं कर पा रही थी और पिछले कुछ टाइम से तो रेहान उसे बस दूर से ही हाय हेलो करता था, ना कभी ठीक से मिलता था और ना ही कभी ज्यादा बात करता था। हालांकि यह सब कुछ तब से हो रहा था जब से रेहान ने सी साइड पर पार्टी रखी थी और उसमें रिद्धिमा के साथ बदतमीज हुई थी। उसके बाद रेहान वापस अपने होटल चला गया और फिर क्या हुआ कोई नहीं जानता। पहले रेहान और सिया अक्सर साथ रहते थे और हमेशा एक दूसरे से चिपके ही रहते थे, जबकि पिछले कुछ महीनों से रेहान ने सिया को एक फोन तक नहीं किया था। यह सारी बातें सिया को बहुत ज्यादा अखर रही थी और सिया की दोस्त के साथ जो हुआ उसके बाद सिया का दिमाग पूरी तरह से शक से भर गया था। आज भी सिया ने जब रेहान का हाथ पकड़ा हुआ था तो उसे कुछ खास सिक्योरिटी फील नहीं हो रही थी, उसे काफी अजीब लग रहा था। हमेशा सिया के साथ बातें करते रहने वाला रेहान इन कुछ महीनों में सिया से बहुत दूर जा चुका था और इन सब में सबसे ज्यादा अजीब बात जो सिया को लग रही थी वो यह थी कि आज पहली बार सिया ने एक छोटी बच्ची को मैगी के बगल में खड़ा देखा था। वह छोटी बच्ची बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और बहुत क्यूट भी। एक बार तो ऐसा लग रहा था जैसे इस छोटी बच्ची को बिल्कुल उसी सांचे में बनाया गया है जिसमें मैगी को बनाया गया था। टीना यहां पर बिल्कुल मैगी की 2 कॉपी लग रही थी। अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सगी और जुड़वा बहनें हैं। तभी सिया को कोई गलतफहमी हो गई और उसने हैरान होकर रेहान से पूछा, यह बच्ची क्या यह मैगी की बेटी है? जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो वह जोर जोर से खांसने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिया के इस सवाल पर वह हंसे या गुस्सा करे। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है क्या मैगी इतनी ज्यादा उम्र की है? यह बच्ची पहले ही 10 साल की है, तो ऐसे में मैगी की इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? रेहान की बात सुनकर सिया को भी अपने सवाल पर शर्म आने लगी। उसने सोचा कि क्या वो अपना दिमाग घर पर भूल कर आई है जो वह इस तरह की बातें कर रही हैं। पर इस बात को संभालने के लिए सिया ने जल्दी से कहा, सॉरी मैंने गलत समझ लिया। असल में सिया का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था
इसलिए इस वक्त एक बार के लिए सिया को ऐसा लगा जैसे यह बच्ची मैगी और रेहान की बेटी है। हालांकि सिया जानती थी कि यह इम्पॉसिबल है, पर फिर भी उसका दिमाग और सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों जीरो हो चुके थे। असल में इतने टाइम तक रेहान के साथ ना होने की वजह से सिया पूरी तरह से अजीब अजीब ख्याल बाही अपने दिमाग में बुनने लगी थी। और सिर्फ ही नहीं बल्कि बाकी क्रू मेंबर्स भी छुप छुप कर कई तरह की बातें कर रहे थे। सब लोग देख सकते थे कि कैसे रेहान हर वक्त पहले सिया के साथ रहता था और यह दोनों कभी भी अलग नहीं होते थे। पर अब इतने टाइम से रेहान सिया पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। और तो और वह इतने बड़े रेगिस्तानी आइलैंड पर सिया को बाकी क्रू मेंबर्स की तरह छोड़कर चला गया था और पलटकर उससे बात तक नहीं की थी। सबको यही लग रहा था कि रेहान और सिया के बीच में अब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर चल रही है। तभी रेहान ने मैगी के दिए हुए रुमाल से अपना हाथ और चेहरा साफ किया और उसके बाद सिया से कहा, मैं तुम्हें इस बच्ची से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इस बच्ची का नाम टीना है और मैं इसे औरंगाबाद के एक गांव से लेकर आया हूँ। जैसे ही सिया ने यह बात सुनी तो वह एकदम से दंग रह गई और हैरान होते हुए बोली, क्या कहा? औरंगाबाद से लेकर आए हो? पर मैंने तो सुना है कि वहां पर काफी बड़ी डिजास्टर आई थी और बहुत सारे लोग। सिया अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी रेहान ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा। उसके बाद बहुत ही धीरे से रेहान ने सिया से कहा, इस बच्ची को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। इसे अमन सिया है और इसके माँ बाप और रिश्तेदार कोई भी अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही सिया ने यह बात सुनी तो उसका दिल एकदम दुखी हो गया और टीना को देखकर उसके मन में सिंपैथी जग गई। उसने बहुत ही दुखी होते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो रेहान? इस बच्ची के साथ तो बहुत बुरा आई। रेहान ने तुरंत बीच में ही कहा, हाँ, मैंने और मैगी ने मिलकर ही इसे रेस्क्यू किया था। हमने जब देखा कि यह बच्ची बहुत ज्यादा दुखी है और कहीं भी नहीं जा सकती है तो हमने डिसाइड की कि हम इसे अपने साथ ही रखेंगे। रेहान की बात सुनकर सिया ने बहुत ही प्यार से रेहान से कहा, तुम जब से यहां से गए हो तुमने मुझे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। लगता है कि इस दौरान तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है जो मुझे पता तक नहीं है। पार्टी के बाद तुम मुझे सारी बातें अच्छे से बताना, ओके? सिया को ऐसा लग रहा था कि जरूर मैगी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, पर वह किसी को बता नहीं सकती है। कुछ देर तक ऐसा सोचने के बाद सिया को लगा कि जरूर यहां से जाने के बाद ही कुछ हुआ होगा और कोई ना कोई बड़ी बात जरूर ऊर हुई होगी। रेहान जब औरंगाबाद गया था तब भी वह सिर्फ मैगी को अपने साथ लेकर गया था। सिया को सच में नहीं पता था कि औरंगाबाद जाने के बाद रेहान और बाकी सब लोगों के साथ क्या कुछ हुआ था। सिया वहां इस क्रियाओं की नहीं चाहती थी कि वह कुछ भी गलत सोचे, इसीलिए उसने रेहान से कहा कि वह खुद ही उसे सारी बात बता दे। वहीं दूसरी तरफ रेहान के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी। औरंगाबाद में इतने टाइम तक रहने के बाद और वहां से आने के बाद जो कुछ भी हुआ उसमें रेहान को बिल्कुल वक्त नहीं मिला और इसीलिए सिया का जो सवाल था उसका जवाब देने के लिए रेहान को ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा था। रेहान ने बहुत ही शांत होते हुए कहा, ठीक है, एक बार पार्टी पूरी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूं और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। रेहान की लाइफ में एक के बाद एक इतनी सारी घटनाएं होती चली जा रही थी कि उसे खुद के लिए सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। रेहान को कियारा के बारे में भी सिया को सब कुछ बताना था, इसीलिए उसे लगा कि आज का वक्त सही रहेगा। तभी कुछ सोचकर सिया अपने मन में थोड़ा सा दुखी होने लगी और उसे थोड़ा बुरा लगने लगा। सिया ने खुद से बात करते हुए अपने मन में कहा, आई एम सॉरी रेहान, बस आज रात तुम वो करोगे जो मैंने पहले से रिद्धिमा के साथ प्लान किया है। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, पर फिर भी मेरी तसल्ली के लिए तुम्हें मेरे इस टेस्ट से होकर गुजरना ही होगा। इस वक्त रेहान के हिम आइलैंड पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस थी, जितने भी शेफ थे और जितने भी क्रू मेंबर थे, वे सब आज की पार्टी में फुल एंजॉय कर रहे थे। शायद इस वक्त कुल मिलाकर 300 लोग इस आइलैंड पर थे, जबकि यह पूरा आइलैंड 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ था। यह नजारा तब जाकर ज्यादा अच्छा लगता जब टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के हजारों गार्ड्स यहां पर आते। पर विमन अपने साथ सिर्फ कुछ गार्ड्स को लेकर आया था, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड काफी बड़ा आइलैंड था और इस आइलैंड का ख्याल रखने का जिम्मा टाइगर सिक्योरिटी गार्ड पर ही था। इसलिए यह सब लोग अभी भी ड्यूटी दे रहे थे। इस वक्त तक आइलैंड पर बहुत सारी बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज तैयार हो चुकी थी और उनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। इनफैक्ट फ्यूचर में जब रेहान यहां रहने लगेगा तब उसके इस पर्सनल आइलैंड की 24
स्टाफ सिक्योरिटी के लिए 100 से भी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ रखा जाएगा। इसीलिए आज की पार्टी में रेहान ने सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को नहीं बुलाया था। अगर लास्ट मिनट पर रेहान उन्हें बुला भी लेता तो भी इतने लोगों के लिए खाना और पीना काफी नहीं होता, और ऐसे में यह सब लोग एंजॉय नहीं कर पाते। अभी तक सभी लोग यहाँ नहीं पहुंचे थे, और जो पहुंच गए थे वह रेहान का घर देख रहे थे। रेहान के लिए काम करने वाले लोगों के लिए इतने आलीशान घर को देखना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक था, जिन्हें वह लोग बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते थे। वापस जाने से पहले यह सब लोग अच्छे से आज की रात एंजॉय कर लेना चाहते थे और पूरे आइलैंड को देख लेना चाहते थे, ताकि बाद में इन लोगों को इस बात का दुख ना हो कि मौका मिलने के बाद भी इन लोगों ने इतना खूबसूरत नजारा देखना मिस कर दिया। तभी विमन ने गुस्से में कहा, बॉस, ये लोग बहुत ज्यादा हुदन मचा रहे हैं और पूरे आइलैंड पर इधर उधर घूम रहे हैं। मैं अभी इन सब लोगों को इकट्ठा करता हूं और इन्हें वापस चलने के लिए कहता हूं। रेहान ने प्रोडक्शन टीम का सारा काम मैनेज करने के लिए विमन को सौंप दिया था। ऐसा कहा जा सकता था कि पूरी टीम का लीडर विमन था। आज की पार्टी का इंचार्ज रेहान था, इसीलिए उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतने दिनों के बाद सब लोग अपना काम पूरा करके इस तरह से मस्ती करेंगे और इस पार्टी को इतना ज्यादा एंजॉय करेंगे। आज सब लोग अपनी सारी टेंशन भुलाकर बस पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इस वक्त इन सब लोगों का काफी अच्छा मूड था, इसलिए रेहान इनके मूड को खराब नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ विमन यह सोच रहा था कि अगर वह इसी तरह चुपचाप बैठा रहा और इन लोगों को ऐसे ही उछलते कूदते देखता रहा तो हो सकता है कि लास्ट में बॉस को गुस्सा आ जाए और वह सारा गुस्सा उस पर उतार दे। हालांकि रेहान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं विमन, इन सब लोगों को काफी टाइम बाद इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिला है, इन्हें एंजॉय करने दो। आज रात इन सब लोगों को जितनी मस्ती करनी है इन्हें करने दो। पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने सीरियस होकर यहां क्यों खड़े हो। रेहान, जब भी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता था तो उसमें कभी भी कोई रूल या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता था, और ना ही वह कभी स्टेटस और सोशल स्टेटस को देख लोगों को इनवाइट करता था। जो भी लोग पार्टी में आते थे वह सब उसके लिए बराबर थे, इसीलिए सबको बराबर खाने पीने और मस्ती करने का हक था। विमन जब उन लोगों को रोकना चाहता था तभी रेहान ने उससे कहा कि सब लोगों को एंजॉय करने दो। वैसे भी यह लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं और इन लोगों को भी अब थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। रेहान अपने मन में सोच रहा था कि सिर्फ एक पार्टी रखने के लिए उसे फॉर्मल और इनफॉर्मल लोगों को स्टेटस और वेल्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग बांटना होगा, और यह काम बहुत ज्यादा मुश्किल था और रेहान अपना दिमाग इन सब चीजों में खर्च नहीं करना चाहता था। रेहान और विमन बात कर ही रहे थे कि तभी जुनैद का फोन बजने लगा। फोन उठाते ही जुनैद ने कहा, क्या वे लोग पहुंच चुके हैं? ठीक है, मैं अभी रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर आता हूं। इस वक्त जुनैद इतनी धीरे बात कर रहा था कि उसके आसपास खड़े रेहान और अमन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जुनैद कर क्या रहा है। अमन उन लोगों में से था जो कभी भी शांत नहीं बैठ सकता था। अमन को सारी बात तो नहीं सुनाई दी थी, पर उसे थोड़ा बहुत सुन गया था, इसीलिए उसने एक्साइटेड होकर से पूछा, जुनैद तुम कर क्या रहे हो? अमन का सवाल सुनकर जुनैद ने स्माइल देते हुए और अपनी एक आंख ब्लिंक करते हुए कहा, जल्दबाजी मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। जुनैद की बात सुनकर अमन ने बेसब्री से कहा, नहीं, मुझे अभी बताओ, तुम तो जानते हो ना कि मुझसे सस्पेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे दिल में दर्द होने लगता है जब भी कोई इस तरह का सस्पेंस रखता है, इसीलिए प्लीज मुझे बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। क्या तुम कोई प्रैंक करने वाले हो या फिर कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइज कर रहे हो? अमन छोटी छोटी बातों को लेकर इतना ज्यादा क्यूरियस हो जाता था कि क्यूरियोसिटी में उसे बेचैनी होने लगती थी। जुनैद जानता था कि अमन सस्पेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता है, पर फिर भी जुनैद की मजबूरी थी, इसीलिए उसने अपना सिर ना में हिला दिया और कहा, अमन प्लीज, मैं अभी तुम्हें भी कुछ नहीं बता सकता हूं। मैं तुम सब लोगों को थोड़ी देर में एक सरप्राइज देने वाला हूं। और इतना कहकर जुनैद ने रेहान की तरफ देखते हुए कहा, रेहान, क्या आपके आइलैंड का एयरपोर्ट अभी इस्तेमाल किया जा सकता है? जुनैद का सवाल सुनकर रेहान ने उससे कहा, हाँ, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या तुम यहां पर कुछ लेकर आने वाले हो? अभी तक तो मुझे भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पर अब मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूं। रेहान की बात सुनकर जुनैद ने सिर्फ इतना कहा, मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। और इतना कहकर जुनैद ने निशा की ओर इशारा किया कि वह उसे एयरपोर्ट की तरफ लेकर चले। रेहान और अमन अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पा रहे थे।
उनसे अब और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। इसीलिए वे लोग भी जुनैद के पीछे पीछे चले गए। रही बात हिम आइलैंड के एयरपोर्ट की, तो ये एयरपोर्ट आइलैंड के बीचों बीच बना हुआ था। पर एयरपोर्ट थोड़ी सी ऊंचाई पर बना था ताकि आसपास के समुद्र का पानी यहां इकट्ठा ना हो और रनवे खराब ना हो। आइलैंड पर रेहान का पर्सनल रनवे और प्राइवेट जेट देखने के लिए बहुत सारे क्रू मेंबर्स पहले से वहां इकट्ठा थे। दूर से जब इन लोगों ने देखा कि रेहान इनकी तरफ ही आ रहा है, तो ये लोग मुस्कुराते हुए रेहान को ग्रीटिंग देने लगे। रेहान भी अपने सारे एम्प्लॉयज का ध्यान बहुत अच्छे से रखता था और सबके साथ उसके बहुत अच्छे रिश्ते थे। इसीलिए रेहान की अपने सारे एम्प्लॉय से काफी अच्छी बनती थी। रेहान की भी अपने पैसों की वजह से हवा में नहीं उड़ता था और हमेशा डाउन टू अर्थ बना रहता था। यही बात रेहान के लिए काम करने वाले लोगों को अच्छी लगती थी। इसीलिए यह सब लोग रेहान से डरने के बजाय उसको इज्जत देते थे। वही रेहान को भी बहुत कम मौका मिलता था कि वह अपने सारे एम्प्लॉय से एक साथ मिल सके। इसीलिए जब भी उसे यह मौका मिलता था, वह हमेशा इस मौके का पूरा फायदा उठाता था। रेहान को देखकर सब लोग उसकी और उसके प्लेन की तारीफ करने लगे, क्योंकि यह प्राइवेट प्लेन काफी अलग तरह का था और इसकी डिजाइन भी लोगों को एक बार देखते ही पसंद आ जाती थी। कुछ देर अपने एम्प्लॉय से बात करने के बाद रेहान एयरपोर्ट के पास पहुंचा, जहां पहले से ही एक हॉरिजन डिजाइन का प्लेन खड़ा हुआ था। अच्छे से लैंड होने के बाद रेहान और बाकी सब लोग लगातार प्लेन की तरफ देखने लगे और जैसे ही प्लेन का दरवाजा खुला और उसमें से जो आदमी बाहर आया, उसे देखकर रेहान एकदम हैरान रह गया। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि खान परिवार का मैनेजर अजहर था। जैसे ही अजहर ने रेहान को देखा तो उसने तुरंत रेहान से कहा, मिस्टर रेहान, आप कैसे हैं? काफी टाइम हो गया आपसे मिले हुए। इतना कहकर अजहर रेहान के पास आया और उससे हाथ मिलाकर उसे ग्रीटिंग करने लगा। रेहान बहुत ज्यादा हैरान था और उसने हैरानी से पूछा, अजहर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रेहान का सवाल सुनकर अजहर दबी हंसी हंसते हुए बोला, माफी चाहता हूं मिस्टर रेहान, असल में यह सब कुछ मैंने जुनैद बाबा के कहने पर किया है, बिना बताए यहां आने के लिए। आप प्लीज मुझे दोष मत दीजिएगा। अजहर की बात सुनकर जुनैद ने उसे डालते हुए पर प्यार से कहा, क्या यार अंकल, आपने यहां आते ही मेरी शिकायत लगानी शुरू कर दी। अजहर खान परिवार में काफी सालों से काम कर रहा था। जुनैद जब पैदा भी नहीं हुआ था, तब से अजहर खान परिवार के लिए काम कर रहा था और हमेशा से उसने अपनी ईमानदारी खान परिवार के लिए दिखाई थी। जुनैद ने भी कभी अजहर को नौकर नहीं समझा, बल्कि वह हमेशा अजहर को अपने परिवार का हिस्सा ही समझता था और आमतौर पर जुनैद अजहर को अंकल कहकर बुलाता था। अजहर और जुनैद की दोस्ती भी काफी अच्छी थी और उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए यह लोग अक्सर आपस में मजाक कर लिया करते थे। तभी अजहर ने खुश हंसते हुए कहा, हा 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 खान बाबा, मैं मिस्टर रेहान का गिफ्ट अपने साथ लेकर आया हूं। जब मैं इस तोहफे को यहां लेकर आ रहा था, तब आने से पहले मैंने देखा था कि खान साहब की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे। उन्हें इतना भावुक देखकर मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि अजहर किस तोहफे की बात कर रहा है और इससे खान अंकल का क्या लेना देना है। पर थोड़ी देर अपने दिमाग पर जोर देने के बाद रेहान को समझ आ गया। तभी रेहान पीछे मुड़कर जुनैद की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम लोग मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगे? मेरे कहने के बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? अमन ने भी थोड़ा नाराज होते हुए कहा, ठीक है जुनैद, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुमने चुपचाप मुझे बिना बताए मेरे पीठ पीछे रेहान को देने के लिए गिफ्ट तैयार कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। इतना कहकर अमन ने नाराज होने वाला मुंह बना लिया। अमन की बात सुनकर जुनैद ने तुरंत उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, यह गिफ्ट मेरी तरफ से नहीं है। जुनैद की बात सुनकर अमन ने फिर से सवाल करते हुए कहा, अगर यह गिफ्ट आप नहीं दे रहे हैं तो फिर कौन दे रहा है? अमन का सवाल सुनकर जुनैद ने तुरंत भोला सा मुंह बनाकर कहा, ऑफ कोर्स यह गिफ्ट मेरे पापा दे रहे हैं। आज सुबह जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, तब मैंने उनसे बात की थी। उसी वक्त बातों बातों में मैंने उन्हें बताया था कि रेहान नए घर में शिफ्ट हो रहा है। यह बात सुनकर पापा चाहते थे कि वह रेहान का शुक्रिया अदा करें और इसीलिए उन्होंने रेहान के लिए यह गिफ्ट भेजा है। अब तुम ही बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूं? और इतना कहकर जुनैद ने फिर से भोला सा मुंह बना लिया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। जुनैद की बात सुनकर रेहान ने हेल्पलेस होते हुए कहा, ठीक है, मैं भी देखता हूं कि ऐसा क्या भेजा है।
उन्होंने रेहान ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि जुनैद औरंगाबाद से गिफ्ट भेजने के लिए सीधा अपने पापा का कार्गो प्लेन इस्तेमाल कर लेगा। एक तो पहले ही जुनैद ने इतना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया था कि रेहान और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए थे, और अब गिफ्ट की बात सुनकर किसी से भी सस्पेंस संभाला नहीं जा रहा था। तभी जुनैद ने अजहर से कहा, अंकल गिफ्ट को प्लेन से उतारने के लिए किसी को बुला लीजिए। जुनैद का इंस्ट्रक्शन सुनते ही अजहर ने तुरंत अपने सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि वे लोग प्लेन से सामान नीचे उतार दें। जैसे ही कार्गो प्लेन का गेट ओपन हुआ, कंटेनर से एक लकड़ी का बॉक्स नीचे उतारा गया, जिसे देखकर सब लोग एकदम हैरान रह गए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बॉक्स में क्या होगा। वह कंटेनर बॉक्स काफी ज्यादा बड़ा था और पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था। उस बॉक्स को देखकर अमन ने अनुमान लगाते हुए कहा, क्या यह कोई महंगी गाड़ी हो सकती है? ईशानी, जो अमन के बगल में ही खड़ी थी, उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, इस बॉक्स के साइज को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। कुछ सोचकर अमन ने अपनी ही कही बात को नकार दिया और फिर ईशानी से कहा, नहीं नहीं, ये गाड़ी तो नहीं हो सकती। भले ही रेहान के पास सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, पर दोनों ही दुनिया की बेस्ट गाड़ी है और उससे अच्छी गाड़ी कोई हो ही नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ रेहान अपने मन में सोच रहा था कि उसके पास पहले ही दुनिया की सबसे टॉप कार है, इसीलिए उसे किसी और कार की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर कोई उसे प्यार से देता है तो वह मना नहीं करेगा, पर वह जानता था कि जुनैद के पापा उसे कोई गाड़ी गिफ्ट नहीं कर सकते। उन्होंने जरूर कुछ और ही गिफ्ट किया होगा, और अगर खान अंकल को गाड़ी ही गिफ्ट में देनी होती तो वह इस तरह से बॉक्स में बंद करके क्यों देते? कुछ सोचकर वहां खड़े दूसरे आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि यह कोई बहुत चमत्कारी पत्थर या कुछ इसके जैसा ही होगा, और इस तरह का चमत्कारी पत्थर रेहान सर को गिफ्ट देना बनता भी है। उस आदमी की बात सुनकर बगल में खड़े दूसरे आदमी ने कहा, स्ट्रेंज रॉक। रेहान सर के पास तो पहले से ही जेड रॉक है, फिर इन्हें किसी और रॉक की क्या जरूरत होगी? और मुझे नहीं लगता कि तैयद से ज्यादा कीमती कोई रॉक हो सकती है। इस आदमी की बात सुनकर वहां जितने भी लोग खड़े थे, सबने हमें अपनी गर्दन हिला दी, जैसे यह सब लोग इस आदमी की कहीं बात पर सहमत हो। इस वक्त सब लोग अपनी अपनी तरह से अनुमान लगा रहे थे। तभी अचानक से लकड़ी के बक्से में से एक नकार भरने की आवाज आई, और उस आवाज को सुनकर सब लोग समझ गए थे कि उसके अंदर क्या है, और अभी तक सब लोगों को अपना जवाब मिल भी चुका था। रेहान की मेमोरी काफी ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए उसे यह आवाज काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। रेहान ने हैरान होकर जुनैद की तरफ देखा और उससे कहा, तुम रेड हेयर हॉर्स को यहां लेकर आ गए? जैसे ही अमन ने रेहान की बात सुनी तो उसने हैरानी से अपना मुंह खोलते हुए लगभग चिल्लाकर कहा, क्या रेड हेयर हॉर्स? यास। वहां खड़े बाकी लोगों ने जब अमन और रेहान की बात सुनी तो वह सब लोग काफी कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह रेड हेयर हॉर्स कौन सा हॉर्स है और इस घोड़े को यहां पर क्यों भेजा गया है। जब सब लोग कंफ्यूज थे, तभी जुनैद ने मुस्कुराते हुए रेहान से कहा, हां, आपने सही अनुमान लगाया है। रेहान, ये पापा का फेवरेट रेड रैबिट ही है। कैसा लगा रेहान आपको ये पाव? आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए ना? वाकई इस वक्त रेहान काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि रेहान को अच्छे से पता था कि यह रेड हेयर हॉर्स खान दास अंकल के दिल के बहुत करीब है और उनकी जान इस घोड़े में बसती है। रेहान तो अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि इस रेड रैबिट को यहां भेजने से खान अंकल के दिल पर क्या गुजर रही होगी और उन्हें इस वक्त कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रिएक्ट करें। उसने सरप्राइज होते हुए कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि अजहर ने ऐसा क्यों कहा था कि यहां आने से पहले खान अंकल की आंखों में आंसू थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि खान अंकल को अपना यह फेवरेट घोड़ा यहां भेजने की क्या जरूरत थी। रेहान का सवाल सुनकर जुनैद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घोड़ा मेरे घर में पहले ही बहुत मोटा हो चुका है। अगर यह कुछ दिन और इसी तरह बिना मेहनत किए बस खाता पीता रहा तो पूरी तरह से यूजलेस हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसीलिए इन्हें इस घोड़े को आपके पास भेज दिया है। वैसे भी आपका आइलैंड काफी बड़ा है और यहाँ पर यह आराम से दौड़ सकता है। रेहान का सवाल सुनकर जुनैद ने अच्छे खासे रेड रैबिट को यूजलेस बता दिया था, पर रेहान जानता था कि चाहे वह कितना भी यूजलेस क्यों ना हो जाए, पर खान अंकल इसे 1 सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जुनैद की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए उससे कहा, जुनैद, तुम भी जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए अब मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने खुद यह डिसीजन लिया था? रेहान को लग रहा था कि जरूर
जुनैद ने ही खान अंकल को फोन किया होगा और उन्हें कहा होगा कि वो रेड रैबिट को उसे गिफ्ट कर दे, वरना खान अंकल कभी भी अपने दिल के टुकड़े को खुद से दूर क्यों करते। जुनैद ने जब देखा कि रेहान उस पर शक कर रहा है तो उसने तुरंत भोला सा मुंह बनाते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं रेहान? आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे सच में नहीं पता था कि पापा आपको गिफ्ट में ये रेड रैबिट दे देंगे। जुनैद की बात सुनकर रेहान ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, यह बहुत ज्यादा महंगा है, मैं इससे नहीं रख सकता हूं। अच्छा होगा अगर हम इसे वापस औरंगाबाद के लिए ट्रांसपोर्ट कर दें। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, पर तुम जानते हो ना जुनैद कि हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच में इस तरह की फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। रेहान की बात सुनकर मैनेजर अजहर ने कहा, मिस्टर रेहान, मैं अपने जुनैद बाबा की तरफ से कुछ कहना चाहूंगा। जुनैद बाबा और आप दोनों एक ही उम्र के हैं और सेम जनरेशन के हैं, जबकि खान साहब आपसे बड़े हैं। खान साहब के लिए आप उनके बेटे की तरह हैं। अगर खान साहब अपनी मर्जी से आपको कुछ देना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मना नहीं करना चाहिए। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, ये महंगा और सस्ता नहीं होता। उन्होंने बहुत प्यार से आपको ये गिफ्ट दिया है। मुझे लगता है कि आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और मेरे साथ वापस भिजवा देते हैं तो हो सकता है कि खान साहब को यह बात बुरी लग जाए। मैनेजर की बात सुनकर अमन ने भी सहमत होते हुए कहा, अजहर जो कह रहे हैं उस बात में दम है। मुझे लगता है कि आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अमन की बात सुनकर रेहान ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और उसके बाद हमें अपना सिर हिला दिया। रेहान चाहकर भी अपनी सोच दूसरों पर नहीं थोप सकता था। वसाए समाज का हिस्सा था और इस समाज में एहसान जैसी चीजें बहुत मायने रखती थी और इसी से इस समाज के रिश्ते चलते थे। रेहान को अगर पहले से यह बात पता होती तो वह पहले ही इस रेड रैबिट को लेने से मना कर देता, पर अब तो गिफ्ट पहले ही यहां आ चुका है और उसके सामने है। इसीलिए अब यहां से गिफ्ट को वापस भेजना शायद खान अंकल को नाराज करना हो सकता था। मैनेजर अजहर ने जब देखा कि रेहान ने उनकी बात मान ली है और वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो मैनेजर ने खुश होते हुए अपने साथ आए सब ऑर्डिनेंस को उस लकड़ी के बक्से को खोलने के लिए कहा और रेड हेयर हॉर्स को उसमें से बाहर निकालने को कहा, और साथ ही साथ खुश होते हुए रेहान से यह भी कहा, जब हम इस घोड़े को औरंगाबाद में प्लेन के अंदर बोर्ड कर रहे थे तब यह बार बार आनाकानी कर रहा था और वहां से आना ही नहीं चाहता था, पर अब इसे देखिए कैसे आराम से बाहर आ रहा है। भाईजा लगता है अब यह भी चाहता है कि खान साहब के साथ साथ दूसरे लोग भी इसे लीड करें, और शायद उसने आपको पहचान लिया है और आपको देखकर काफी ज्यादा खुश है। मैनेजर अजहर की बात सुनकर रेहान ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। शायद इतनी दूर से हवा में उड़कर आने की वजह से यह काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया है, इसीलिए जल्द से जल्द इस बॉक्स में से बाहर आना चाहता है। और वैसे भी मैं और रेड रैबिट एक दूसरे के ज्यादा करीब नहीं हैं। जैसे ही रेड हेयर हॉर्स को उस लकड़ी के डब्बे में से बाहर निकाला गया तो उसे देखते ही सब लोग एकदम हैरान रह गए। उस घोड़े के बाहर आते ही सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ चप चला गया। रेहान और मैगी को छोड़कर किसी ने भी आज तक रेड रैबिट को नहीं देखा था, इसीलिए सब लोग इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। यहां तक कि अमन ने भी बस इसके बारे में सुना था पर कभी इसे अपनी आंखों से देखा नहीं था। अब जब सब लोगों की आंखों के सामने रेड रैबिट आया तो सबकी आंखें बड़ी हो गईं और सब बहुत ही प्यार से इस घोड़े की तरफ देखने लगे। तभी ईशानी ने बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हुए खुशी से कहा, वाह कितना सुंदर घोड़ा है। अमन भी अपनी आंखों से लगातार रेड रैबिट को देख रहा था। ईशानी की बात सुनकर उसने कहा, मैंने सुना था कि यह घोड़ा फरघाना स्टालिन प्रजाति का है, पर इसे तो ड्रैगन हॉर्स होना चाहिए था। अमन की बात सुनकर ईशानी ने कहा, हमें इस घोड़े को रेड रैबिट नहीं बल्कि पेगासस कहकर बुलाना चाहिए। इन सब के बीच में एक एम्प्लॉय तो ऐसा था जो इतना ज्यादा हैरान था कि उसने काफी टाइम तक उस घोड़े पर से अपनी नजरें ही नहीं हटाईं और कुछ देर तक उसको घूर कर देख लेने के बाद उसने एक गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, बॉस के पास जो भी चीजें हैं वह सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी उसके पास खड़े दूसरे एम्प्लॉय, जिसने उसकी बात साफ साफ नहीं सुनी थी, उसने सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी उस पहले वाले आदमी ने फिर से एक गहरी लंबी सांस ली और फिर अपनी बात को दोहराते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया? पहले तो वह इतना खतरनाक गोरिल्ला जैसा जानवर जो किसी किंग कॉन्ग की तरह दिखता था, अपने आप में इतना यूनिक था कि उसके जैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा गोरिल्ला नहीं होगा। उसके बाद बॉस का यह नया घर जो किसी स्वर्ग में बने आलीशान महल से कम नहीं लगता, और अब यह रेड हेयर हॉर्स
बॉस के आसपास जो भी चीज है वह सब इसी तरह की है। इस आदमी की बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोगों ने सहमत होते हुए एक साथ अपनी गर्दन हमें हिला दी। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह सब इस बात को मानते हैं। तभी उनमें से एक ने कहा, तुम सही कह रहे हो, बॉस के आसपास जितने भी चीजें हैं सब बहुत ही ज्यादा अजीब है और बहुत ही ज्यादा यूनिक भी। इस वक्त अपने सामने लाल रंग के उस घोड़े को देखकर हर कोई बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि यह घोड़ा देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। और खान परिवार ने अभी तक इस घोड़े का जिस तरह से ख्याल रखा था, उस वजह से इस घोड़े के बाल काफी ज्यादा चमक रहे थे। किसे अगर कोई दूर से एक नजर इस घोड़े को देखे तो ऐसा लगता है जैसे सामने कोई घोड़ा नहीं खड़ा, बल्कि कोई बालों वाली आग है जो उन्हीं की तरफ आ रही है। रेहान का मन अभी भी इस घोड़े को रखने का नहीं कर रहा था, इसीलिए नहीं क्योंकि रेहान को घोड़े पसंद नहीं थे, बल्कि इस वजह से क्योंकि रेहान जानता था कि एक घोड़ा खान साहब के दिल के बहुत करीब है और वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से खान साहब बिल्कुल भी दुखी हो। पर अब मना करना शायद खान साहब की इंसल्ट करने जैसा होगा, इसीलिए रेहान ने चुपचाप उस घोड़े को एक्सेप्ट कर लिया। घोड़े को एक्सेप्ट करने के बाद रेहान ने मैनेजर अजहर को इनवाइट करते हुए कहा, अजहर, यहां आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुनेद आपको अंकल कहकर बुलाता है, इसलिए आज से मैं भी आपको अंकल कहकर ही बुलाऊंगा। आज नए घर में शिफ्ट होने की खुशी में मैंने यहाँ पर एक पार्टी रखी है, प्लीज आप मेरे साथ आइए और पार्टी एंजॉय कीजिए। जैसे ही अजहर ने रेहान के मुंह से अंकल सुना तो उसने बहुत ही खुश होते हुए कहा, आज तक बस जुनैद बाबा ही मुझे अंकल कहकर बुलाते थे, आज आपके मुंह से इतने प्यारे शब्द सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कहकर अजहर ने अपना हाथ दिखाते हुए रेहान से कहा, मुझे पार्टी में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेहान, पर अभी मैं चलता हूं। वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और यहां पर सिर्फ जवान बच्चे हैं। अगर मैं यहां रहूंगा तो बाकी सब लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। मैं यहां पर खान साहब की तरफ से गिफ्ट पहुंचाने आया था और वह काम हो गया है। अब मुझे वापस जाकर खान साहब को रिपोर्ट करना है। रेहान ने जब देखा कि अजहर अंकल में आने से मना कर रहे हैं तो रेहान ने उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि इस बात को रेहान भी समझता था कि यहाँ पर सब अंडर 25 वाले लोग हैं, जबकि अजहर अंकल की उम्र 60 प्लस है, तो हो सकता है कि इन लोगों के साथ उन्हें कंफर्टेबल फील ना हो। यही सब सोचकर रेहान ने कुछ देर अजहर अंकल से बात करने के बाद उन्हें विदा करना ही सही समझा। जाने से पहले अजहर अंकल जुनैद के पास आए। जुनैद इस वक्त व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और उसके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था। उसे इस कंडीशन में देखकर अंकल की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। बचपन से उन्होंने जुट को अपनी गोद में खिलाया था, इसीलिए जुनैद उनके लिए उनके बेटे जैसा था। अजहर ने अपनी बहती आंखों से जुनैद से पूछा, जुनैद बाबा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अजहर को रोता हुआ देखकर जुनैद ने उन्हें कंफर्टेबल करने के लिए कहा, मैं अब थोड़ा ठीक हूं अंकल, और बाकी मैं बहुत जल्दी ही एकदम ठीक हो जाऊंगा और फिर से अपने पैरों पर चलने लगूंगा। आप दुखी मत होइए। अजहर ने फिर से जुनैद से कहा, मैं आपको लेकर बहुत ज्यादा डर गया था। आपने बताया था कि वह एक बहुत डेंजर जगह थी। जुनैद बाबा, प्लीज आप दोबारा इस तरह की डेंजर जगह पर मत जाना। अजहर को अभी भी अपनी चिंता करता हुआ देखकर जुनैद ने उनसे कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आगे से ज्यादा ध्यान रखूंगा। अब आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए और घर जाइए, और हाँ, पापा को भी बता दीजिएगा कि मैं यहां पर बिल्कुल ठीक हूं, इसीलिए वह मेरी चिंता ना करें। इस बार निशा ने भी अजहर से कहा, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं यहां पर जुनैद का अच्छे से ख्याल रखूंगी। निशा की बात सुनकर अजहर काफी ज्यादा रिलैक्स हो गए और उन्होंने एक गहरी लंबी सांस लेते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, अगर निशा बिटिया ने कह दिया है तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूं। औरंगाबाद में बड़े साहब अकेले ही डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन को संभाल रहे हैं। मैं जल्द से जल्द वहां जाकर उनकी मदद करता हूं। अजहर के जाने से पहले एक आखिरी बार जुनैद और बाकी सब ने उन्हें थैंक यू कहा और उसके बाद अजहर अपना चार्टर्ड प्लेन लेकर वहां से चले गए। यहां से जाने से पहले उन्होंने रेड हेयर हॉर्स के अलावा और भी कुछ जरूरी सामान रेहान को सौंपा था। असल में रेड रैबिट को संभालना आसान नहीं था, इसलिए उसके लिए कुछ जरूरी इक्विपमेंट और स्पेशल खाना अजहर अंकल अपने साथ लेकर आए थे, जिससे रेड रैबिट का ख्याल रखना और आसान हो जाए। रेहान ने ध्यान से एक बार उस लकड़ी के बक्से को देखा जिसमें रेड रैबिट को लाया गया था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे यह बक्सा थोड़ा छोटा है और इस वजह से रेड रैबिट को यहां तक आने में काफी परेशानी हुई होगी। पर जब रेहान ने ध्यान से उस बक्से को देखा तब उसे समझ आया
कि यह बक्सा काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और इसमें रेड रैबिट आराम से इधर उधर घूम सकता है। खान अंकल ने बहुत ही ध्यान से इस बक्से को तैयार करवाया था जिससे उनके प्यारे घोड़े को कोई दिक्कत ना हो, और इस बात से साफ पता चल रहा था कि उन्हें अपने रेड रैबिट की कितनी ज्यादा परवाह थी। हो सकता है कि खान अंकल ने यह सारी तैयारियां इसीलिए की हो क्योंकि वह अचानक से इस घोड़े को यहां भेज रहे थे और रेहान भी इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसे में उनके इस प्यारे घोड़े को किसी भी तरह कोई भी परेशानी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पहले से ही रेड रैबिट के फेवरेट इक्विपमेंट, उसका फेवरेट खाना और लकड़ी का एक घर बनाकर भेजा था। खान साहब ने पूरी तैयारियों के साथ रेड रैबिट को भेजा था। उस हिसाब से रेहान जैसा कोई भी लड़का जिसे यह नहीं पता था कि घोड़ों का ख्याल कैसे रखते हैं, वह भी सीख जाएगा। तभी कुछ सोचकर अमन रेहान के पास आया और उससे बोला, रेहान, सब लोग कह रहे हैं कि यह घोड़ा बहुत ज्यादा फास्ट है, पर हमें कैसे पता होगा कि यह कितना फास्ट है? तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सब लोगों को इकट्ठा कर ले और रेड रैबिट के साथ एक दौड़ हो जाए। सब लोगों को अपनी आंखों के सामने ही पता चल जाएगा कि रेड रैबिट का कमाल क्या है। रेड रैबिट को यहां देखकर अमन इतना ज्यादा क्यूरियस हो गया था कि उससे अपनी यह एक्साइटमेंट छुपाई नहीं छुप रही थी और इसीलिए उसके दिमाग में अजीब अजीब आइडिया आने शुरू हो गए थे। अमन रेड रैबिट को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि उसने रेहान से कहा कि उसे एक राइड ले लेनी चाहिए। वहां खड़े बाकी लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। आजकल सड़कों पर जहां देखो वहां गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती थी, यहां तक कि ऑर्डिनरी लोग जिनके पास पैसे नहीं होते थे वे भी 2 व्हील या 4 व्हीलर कार ड्राइव करते थे। इसीलिए आजकल सड़कों पर घोड़े दिखना तो दूर की बात है, गधा गाड़ी भी देखने को नहीं मिलती थी, और अगर गधा गाड़ी दिखती भी थी तो वह भी बहुत ही पीछे। गांव एरिया में बाकी अगर घोड़ों की बात की जाए तो जिन लोगों को घोड़ों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उन्हें भी इस वक्त रेड रैबिट को देखकर काफी ज्यादा दिलचस्पी हो रही थी। इस घोड़े को देखकर काफी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे यह घोड़ा काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, बहुत ही महान लोगों ने कहा है कि इस तरह के घोड़े बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मैंने आज से पहले ये कभी भी खुद की आंखों से नहीं देखा है, इसीलिए आज देखना चाहता हूं कि उन लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है। मैंने भी सुना था कि इस तरह के घोड़ों के पसीने भी ब्लड रेड कलर के आते हैं जब वे फील्ड में दौड़ते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बॉस, हम सबके दिमाग में ये कैसे पता लगाएंगे कि इसकी स्पीड किससे तेज है और किससे नहीं? अगर आप मेरी बात माने तो आपकी सुपर का और घोड़े के बीच रेस करवाते हैं। अमन की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें इन सब में भी मजाक सूझ रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम तो बहुत ही अलग अलग चीजों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो? यह घोड़ा चाहे जितना तेज दौड़ ले पर कभी भी मेरी सुपरकार की बराबरी नहीं कर सकता है, और यह बात तुम्हें भी पता है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तुम इस तरह की उटपटांग बातें कर रहे हो। रेहान की बात सुनकर अमन ने थोड़ा एमरस होते हुए कहा, ही मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा था। इसीलिए तभी मैगी ने रेहान के हाथ से रेंज लिया और जंप मारकर घोड़े पर बैठ गई। घोड़े की पीठ पर ही सारे टूल्स